हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, महिला सुपरवाइज़र के 3000 एमसीक्यू हमने तैयार किए थे, उसका पार्ट 1 लेके आई हूँ। ये आज 3000 पूरे प्रश्न आज आपको हमारे हम जीतेंगे बैच में पहुँचाए जाएंगे, तो सारे लोग इनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे ये 3000 तो कुछ नहीं है, करीब 70 से 80 हज़ार प्रश्न एग्ज़ाम तक आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा परफेक्ट बना रही है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है एग्ज़ाम निकालने में, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, उतना ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अगर हमारा बैच लिया होगा तो इनको ये मिल गया होगा, जिनको लेना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पहला है, फॉलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगाब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है। फॉलेट मतलब होता है जिसको हम विटामिन B9 कहते हैं। फॉलेट को विटामिन B9 कहा जाता है और गर्भवती महिला में इसकी जो आवश्यक मात्रा होती है वो 570 माइक्रोग्राम होती है। एक गर्भवती महिला को विटामिन B9 या फॉलिक अम्ल की कितनी मात्रा प्रतिदिन चाहिए है? 570 माइक्रोग्राम चाहिए। अब वो बोल रहे हैं अगर फॉलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण हो, मतलब अगर हम फॉलेट को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो एक तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, और क्या हो सकता है? और हो सकते हैं गर्भावस्था में खराब परिणाम। अच्छे परिणाम तो हो ही नहीं सकते ना। अगर फॉलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण करोगे, फॉलेट को पर्याप्त मात्रा में नहीं लोगे, तो क्या हो जाएगा? तो गर्भावस्था में खराब परिणाम होंगे। और उसके अलावा जो गर्भवती जो स्त्री होती है, बच्चे का मिसकैरेज होने का भी खतरा रहता है, बच्चे का कुपोषित होने का भी खतरा रहता है। सारी चीज़ें होती हैं। समान स्त्री को फॉलिक अम्ल या फॉलेट 220 माइक्रोग्राम लगभग आवश्यकता होती है, जबकि एक गर्भवती महिला को 570 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है और एक साधारण पुरुष को लगभग 320 या 330 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है। ये ICMR रिपोर्ट 2020 के अनुसार है। अगला है, किशोरों को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक किस दौरान प्राप्त हो जाता है? 10 से 19 वर्ष। मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपके सारे क्वेश्चन हो पाए, है ना। अगर मैं एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय दूंगी तो फिर वही वो क्वेश्चन का लेवल जो मतलब क्वेश्चन का नंबर जो होगा वो कम हो जाता है। मैं सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाए। तो किशोर अवस्था को उनके वयस्क अवस्था के भार का ये ध्यान रखना कि भार का 30% और लंबाई का 20% मिल जाता है जब बच्चा कितने का होता है? 10 से 19 साल का होता है। आहार न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद समूह कौन है? आयरन न्यूनता। आयरन न्यूनता की मतलब आयरन की कमी। आयरन न्यूनता मतलब क्या होता है? आयरन की कमी। तो उसके सर्वाधिक जोखिम में कौन आ जाते हैं? नवजात शिशु एवं बच्चे बिल्कुल होते हैं। एक नवजात शिशु को, एक 0 से 1 साल तक के बच्चे को 3 मिलीग्राम आयरन चाहिए है। याद रखना, एक नवजात शिशु एवं बच्चे को 3 मिलीग्राम आयरन चाहिए है। गर्भवती महिला को 40 मिलीग्राम आयरन चाहिए है। गर्भवती महिला को 40 मिलीग्राम आयरन चाहिए और एक धात्री महिला को 23 मिलीग्राम आयरन चाहिए है। ये आयरन की मात्रा है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम वाले मौजूद जनसमूह हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों की नियमित जांच की जानी चाहिए? एड्स की भी की जानी चाहिए, हेपेटाइटिस बी जो कि वायरस के कारण होता है इसकी भी की जानी चाहिए, डाउन सिंड्रोम जो कि आनुवांशिक रोग है इसकी भी की जानी चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, इन सभी की ही जाँच की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1 से 3 वर्ष आयु के जो बच्चे होते हैं उनको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1 से 3 साल के बच्चे को 1060 किलो कैलोरी आवश्यक होती है। जो सिंपल जो काम करते हैं महिलाएं, जो सिंपल काम करती हैं, साधारण काम करती हैं, उनको 1600 से स्टार्ट हो जाती है और जो भारी काम करती हैं वो 2600-2700 तक आवश्यक होती है। वही साधारण काम करने वाले आदमी को 2700 से स्टार्ट होती है और भारी काम करने वाले तक 3200 कैलोरी तक जाती है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को कितनी कैलोरी चाहिए होता है? 1060 किलो कैलोरी चाहिए होता है। गर्भावस्था के दौरान अगर जो मधुमेह होता है वो अनियंत्रित हो जाता है ना, और उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो वो किसका जोखिम बढ़ा देता है? प्री एक्लेम्सिया हो जाता है। बिल्कुल सही। प्री एक्लेम्सिया क्या हो जाता है? बीपी का बढ़ जाना। बीपी जब 140 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो नॉर्मल स्थिति होती है, साधारण स्थिति में 120 और 80 बीपी होता है, लेकिन जब महिला गर्भवती होती है तो उसका बीपी 140 से 90 सामान्य होता है, लेकिन जब इससे भी ज़्यादा बढ़ने लगता है तो प्री एक्लेम्सिया हो जाता है। प्री एक्लेम्सिया में मूत्र से प्रोटीन निकलने लगता है, हाथ पाँव में सूजन आ जाती है, ये प्री एक्लेम्सिया की स्थिति होती है। इसके अलावा इससे समय से पहले प्रसव हो जाता है, ये भी सही हो। सीजेरियल जन्म मतलब ऑपरेशन से जन्म होता है
तो ये सारे ही फैक्ट इसके सही हो जाएंगे। ये सारे ही फैक्ट जो है प्रभावित करते हैं अगर मधुमेह जो होता है गर्भावस्था में खराब हो जाता है। स्वस्थ बच्चे का भार डैश की आयु में उसके जन्म के भार का दुगना हो जाता है। देखो 6 माह में हो जाता है दुगना और 12 माह में हो जाता है तिगुना। 6 माह में दुगना हो जाता है और 12 माह में क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है। जन्म के बाद शुरू के 7 दिन तक तो बच्चे का वजन कम होता है, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, जबकि लंबाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है। बच्चे की लंबाई जो होती है जन्म के समय 48 से 50 सेंटीमीटर होती है, और जब बच्चा 4 साल का होता है तब उसकी लंबाई दुगनी हो जाती है, तब उसकी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर की होती है। और वही बच्चा अगर जब 13 साल का हो जाता है तब उसकी लंबाई तिगनी हो जाती है। 13 साल में उसकी लंबाई जन्म की तिगनी हो जाती है और 4 साल में उसकी लंबाई जन्म की दुगनी हो जाती है ना। और जबकि वजन की बात करें तो वजन 6 महीने में अगर बच्चा अच्छा जो वजन माना जाता है 3.5 किलो का वजन एक अच्छा वजन माना जाता है बच्चे का, स्वस्थ बच्चे का, और 6 महीने में जो वजन होता है उसका 7 किलो हो जाता है। अगला है गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में कौन शामिल है। गर्भनाल क्या होती है, जो भ्रूण को और माता को जो प्लेसेंटा से जोड़ती है, जो प्लेसेंटा से जोड़ती है वो कौन होती है, वो गर्भनाल होती है। गर्भनाल की जो लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। इस गर्भनाल की लंबाई कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। और ये जो ये इसमें 2 धमनी पाई जाती है और एक सिरा पाई जाती है। धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है और सिरा जो होती है शुद्ध रक्त को ले जाती है। मानव से उल्टी होती है गर्भनाल में, तो 2 धमनी एक सिरा होती है और 50 सेंटीमीटर गर्भनाल की लंबाई होती है। गर्भनाल के संक्रमण में क्या शामिल हो जाता है, आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना बिल्कुल सही है। रक्तसाल होते हुए रक्त बहते हुए होना ये भी सही है। पीला या सफ़ेद मवाद निकलना ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे, गर्भनाल के संक्रमण संकेत में शामिल हो जाएंगे। इसमें मैंने पिछले वर्ष में जो पेपर आए हैं उनको भी कवर किया है, तो इस वाली पीडीएफ में आपको वो भी कवर हो जाएगा। जैसे ही आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे, हम जीतेंगे बैच, आज रात को मैं 9 से 10 बजे इस पीडीएफ को भी अपलोड कर दूंगी वहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर वो मैं ये बोलूँगी आप अभी वो मत पढ़िए, पहले मैं जो टारगेट दे रही हूँ अभी मैं अपना जो हमारा जो हम जीतेंगे बैच है उसमें अभी मैं अधिनियम करवा रही हूँ। उसमें सारे अधिनियम बहुत ईजी लैंग्वेज में ट्रिक द्वारा करवा रही हूँ, सारी धाराओं को ट्रिक द्वारा याद करवा रही हूँ। उनके पीडीएफ लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उनके पीडीएफ मिलेंगे, उनके एमसीक्यू मिलेंगे, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। आपको कुछ भी बाहर नहीं पढ़ना। सीडीपी में आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के 500 प्रश्न मिलेंगे, समावेशी शिक्षा के 185 प्रश्न मिलेंगे, और जो स्कूल पूर्व देखभाल होता है उसके 1040 एमसीक्यू मिलेंगे। इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आपको यही प्रैक्टिस करना है। बाल श्रम नीतियाँ हुई, बाल संस्थान हुए, ये सारे के सारे की हम आपको एक एमसीक्यू बंच बना के देंगे, आपको वही प्रैक्टिस करना है। अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज क्या है, मतलब कि जहाँ पर बेकार परिणाम, एक सबसे बेस्ट आयु कौन सी होती है, जब माता गर्भवती हो सकती है और बिना उसको कोई मतलब कोई स्वास्थ्य परेशानी नहीं होती, तो वो उम्र होती है 20 से 35 साल। माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने से गर्भस्थ शिशु के साथ कौन सा प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। समय पूर्व जन्म हो सकता है, बिल्कुल सही है। शिशु के शरीर का आकार सामान्य से कम होता है, ये भी सही है। इसके अलावा शारीरिक विकृतियां उत्पन्न होती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है। गर्भाशय की आकार में वृद्धि, बिल्कुल सही है। दूसरा है गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन डैश का जोखिम घटाता है। अगर फॉलिक अम्ल लोगे मतलब विटामिन B9 लोगे तो किसका जोखिम हटाएगा। विटामिन B9 कितना है, मैंने अभी बताया था 570 माइक्रोग्राम विटामिन B9 चाहिए है। तो ये तंत्रिका नाल के दोष को घटा, क्योंकि विटामिन B9 और विटामिन B12 ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो तंत्रिकाओं से संबंधित हैं, है ना। तो जब ये दोनों विटामिन लेते हैं तो तंत्रिकाओं की जो समस्या होती है ना वो नहीं होती है, बच्चे में भी नहीं होती, माता भी नहीं होती, क्योंकि ये तंत्रिकाओं को सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है। गेंगा आयोडीन कमी से होता है, मधुमेह नहीं होगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा इसका, तंत्रिका नाल दोष। अगर आप फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरक या पूरक आहार नहीं लोगे तो किसका जोखिम घटाएगा, अगर लोगे तो फॉलिक अम्ल जो तंत्रिका नाल दोष उसका जोखिम घटाएगा। आपको तंत्रिका दोष से संबंधित दोष नहीं होंगे। समुदाय में बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति की माप क्या है।
नवजात मृत्यु दर, नवजात तो प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु होती है। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर निकाली जाती है। अशोधित जन्म दर की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की बात कर रहे हैं। तो समुदाय में जब निकालना होता है, तो समुदाय में जब बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति निकालना होता है तो अशोधित मृत्यु दर नापते हैं। समुदाय में जब स्वास्थ्य स्थिति निकालना रहता है तो क्या नापा जाता है, तब अशोधित मृत्यु दर नापा जाता है। फ्रेंड्स, मोबाइल को बिल्कुल ऐसा हॉरिजेंटल शेप में करके टेढ़ा करके देखिएगा वीडियो को, तो वो स्पष्ट दिखेगी। तो कैसे नापा जाता है अशोधित मृत्यु दर, समुदाय में अगर स्वास्थ्य की स्थिति जानना है तो अशोधित मृत्यु दर नापते हैं। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तनों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदारी होता है? स्तनों में परिवर्तन के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पहले तो अंडाशय से निकलता है, लेकिन जब महिला गर्भवती हो जाती है तो ये प्लेसेंटा द्वारा भी इंक्रीज होने लगता है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है, ठीक है, ओवेरियन ओवरी होता है। तो गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। इसके अलावा ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है और स्तनों में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है, दोनों के लिए ये आवश्यक होता है। किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता कितनी होती है? किशोरावस्था में बालिका के लिए आयरन की कितनी आवश्यकता होती है? 28 से 30 मिलीग्राम आयरन आवश्यक होता है। एक सामान्य महिला को जो उसको 27 मिलीग्राम आयरन आवश्यक होता है। गर्भवती महिला को 40 मिलीग्राम होता है और एक जो किशोरी महिला है उसे 28 से 30 मिलीग्राम आवश्यक होता है। अगर ये सामान्य महिला में भी 28 से 30 मिलीग्राम आता ना, तो ये भी इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु किसकी जांच की जाती है? मूत्र की, रक्त की, लार की, या इनमें से कोई नहीं? मूत्र की जांच की जाती है। मूत्र की जांच में भी एचसीजी हार्मोन जो होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, उसकी जांच करके इसकी मात्रा जांच करके कि मूत्र में इसकी उपस्थिति कैसी है, हम प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। यदि मूत्र में इसकी जो मात्रा है वो 5 ml से ज़्यादा होती है, इसका मतलब महिला गर्भवती है, और यदि 5 ml से कम होती है तो इसका मतलब महिला गर्भवती नहीं है। इसकी मात्रा से ही, एचसीजी हार्मोन की मात्रा से ही गर्भावस्था का पता लगा। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा निकलता है। मैंने शायद यहाँ पे पीयूष ग्रंथि बता दिया। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा निकलता है, सॉरी बाई मिस्टेक। अगला है, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि क्या होती है? पूर्ण गर्भावस्था की अवस्था को हम टर्म कहते हैं। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि क्या कहलाती है? टर्म कहलाती है। ये कितने दिन की होती है? ये 280 दिन की होती है। लेकिन अगर ये प्री टर्म होता है, प्री टर्म मतलब होता है जब 37 वीक हो जाते हैं। प्री टर्म मतलब कितना होता है? 37 वीक से अगर पहले डिलीवरी हो जाती है। 280 दिन मतलब होता है कितने वीक? 40 वीक। लेकिन अगर डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाती है तो वो प्री टर्म कहलाता है। 37 वीक से पहले प्री टर्म, और अगर 40 के बाद होती है मतलब 42 पर होती है, मतलब दिन कितने बोल सकते हैं अपन? 294 दिन। अगर 294 दिन या 290 दिन बोले तो ये पोस्ट टर्म होती है। 290 दिन को हम पोस्ट टर्म बोलते हैं, 205 दिन को हम प्री टर्म बोलते हैं, और 280 दिन को हम टर्म बोलते हैं। तो पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 280 दिन होती है। इसको क्या बोला जाता है? टर्म। ये इसको 40 वीक भी बोल सकते हैं और 9 मंथ भी बोल सकते हैं। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? इनमें तो शैशवावस्था ही दिख रही है और कोई तो दिख नहीं रही है। एक होती है टोडलर अवस्था। टोडलर अवस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। टोडलर अवस्था कितने को बोलते हैं? 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था होती है। जबकि बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है, और किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 19 वर्ष होती है, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की रहती है। टोडलर अवस्था 1 से 3 वर्ष की रहती है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक की रहती है। अगला है, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम किस पर आधारित है? किस अधिनियम पर आधारित होता है ये? माता भ्रूण गर्भधारण की रोकथाम, बिल्कुल सही है। जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, दंपति को व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श, उपयुक्त सभी। तो ये गर्भधारण पूर्व जो प्रसव नैदानिक तकनीक अधिनियम आया है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि अगर मैं जो लिंग जो होता है, लिंग पहचान के बाद उसको रोक देना है ना, माता को प्रॉब्लम पहुंचाना कि
हाँ, बच्चे की मतलब माता के पेट में लड़की है ये जांच करने के लिए, है ना। और उसके अलावा उनको अच्छी सलाह देने के लिए दंपति को कि आपका बच्चा आने वाला है, उनके साथ अच्छी पहल करो, अच्छे से मतलब खुशियाँ मनाओ। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये अधिनियम आया है। इसको अधिनियम को भी मैं इसके जितने मैं MCQ बनाऊंगी ना वो सारे करवा दूंगी। गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता? उपकाई तो आती, उपकाई है ये, उपकाई तो आती है। एडिमा भी होता है, तरल पदार्थ से सूजन आ जाती है, उल्टियाँ भी होती हैं, दांतों में सड़न नहीं होती। गर्भावस्था में दांतों में सड़न का अनुभव नहीं होता, बाकी सब होता है। क्या होता है? दांतों में सड़न का अनुभव गर्भावस्था में नहीं होता है। अगला है यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल दिया जाए, क्या दिया? प्रसव के बाद के, जैसे ही प्रसव होगा उसके बाद के जो 6 महीने होंगे, शुरू के 6 महीने होंगे, उसमें क्या कराया जाए? केवल उसमें स्तनपान कराया जाए। उसमें केवल क्या कराया जाए? केवल स्तनपान कराया जाए, ये बोला जाता है, स्तनपान कराया जाए। अगला है गर्भावस्था कालीन मधुमेह के कारण शिशु का जन्म कैसा हो सकता है? जन्म के समय अधिक भार, जन्म के समय कम भार, जन्म के समय सामान्य भार, उपरोक्त सभी। देखो ये याद रखना, यदि महिला को मधुमेह है तो उसका वजन बच्चा जो होगा वो ज़्यादा वेट वाला होगा, ज़्यादा वेट वाला होता है। इसको हम LBW बोलते हैं, LBW बोलते हैं, मतलब लार्ज बर्थ वेट। लार्ज बर्थ वेट मतलब अपने जितना उसका वजन होना चाहिए, ये लगभग 4.5 किलो का बच्चा पैदा हो जाता है। यदि महिला अगर कैसी होती है, महिला को अगर मधुमेह होता है और उसका नियंत्रण नहीं किया जाए, महिला को डायबिटीज हो और उसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये स्थिति हो जाती है। तो याद रखना, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह के कारण शिशु के जन्म क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है? जन्म के समय अधिक भार वाला शिशु हो सकता है। गर्भावस्था मधुमेह के कारण क्या हो सकता है? जन्म के समय अधिक भार वाला शिशु पैदा हो सकता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गर्भावस्था के दौरान यौन संचारित रोग नहीं है? जो गर्भावस्था के दौरान नहीं फैलता है। HIV फैल जाता है, अब एनीमिया भी फैल जाता है, हर्पील एवं हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C भी फैल जाता है। देखो एनीमिया नहीं होगा, HIV भी हो जाएगा, सिफिलिस भी हो जाएगा, हर्पीस एवं हर्पीस है ये, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C भी हो जाएगा। एनीमिया जो यौन संचारित रोग नहीं है, बल्कि एनीमिया तो क्या है? अगर खून की कमी हो जाती है, अगर महिला का जो ब्लड है वो 11 से कम हो जाता है तो वो एनीमिया की शिकार हो जाती है। यदि अगर उसका हीमोग्लोबिन 7 से कम हो जाता है तो वो गंभीर एनीमिया की शिकार हो जाती है। ये गर्भवती महिला के मैं 500 MCQ आपको दूंगी। देखिए मैं हर टॉपिक के आपको मैराथन प्रैक्टिस सेट बना के दे दूंगी, MCQ का एक बंच बना के दे दूंगी। एग्ज़ाम से पहले आपको वही रिवीजन करना है। मैंने बताया जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप टेस्ट दोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप टेस्ट दोगे, उतना ही आप परफेक्ट होगे, है ना। तो इसलिए जो हमारा बैच है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो मैं रोज़ टेस्ट ले रही हूँ, रोज़ टेस्ट दीजिए। भले ही तैयारी ना हो लेकिन टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेस्ट में आंसर रॉन्ग होंगे तो आपका आंसर करेक्ट होंगे। यहाँ वहाँ जाने से, दर उधर जगह जगह जाने से, आपके पास जो है, भले ही आप मेरा भी बैच मत लीजिए, लेकिन आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रह के उससे ही ये सोचिए कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं, हम इससे और क्या बना सकते हैं, हम और कैसे इससे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये आपको करना है। तो इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान संचारित रोग या STD नहीं है? तो ये एनीमिया नहीं है, बाकी सब होंगे। अगला है प्रति डैश पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को नवजात मृत्यु दर कहते हैं। तो 1000 जीवित जन्म पर मरने वाले बच्चे नवजात मृत्यु दर कहलाते हैं। नवजात मृत्यु दर की जो संख्या है वर्तमान में अगर हम देखें तो 16 आई है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण नीति की, तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है अभी, परिवार सर्वेक्षण हुआ है, उसके अनुसार कितनी आई है? 16 आई है नवजात मृत्यु दर। जबकि शिशु मृत्यु दर कितना आया है? 28 आया है। शिशु मृत्यु दर 28 आया है और नवजात मृत्यु दर कितना आया है? 16 आया है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार। ये सारा मैंने अपने ग्रुप में करवा दिया है और मैंने वीडियो भी करवाया। एक बात और मेरी ध्यान से सुनो कि मैंने है ना एक अधिनियम के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो सारे लोग उस प्लेलिस्ट से जितने भी अधिनियम मैंने करा दिए, मैं सारे अधिनियम आपको वीडियो में भी करा दूंगी MCQ रूप में। थ्योरी और ट्रिक मैंने हमारे ग्रुप में करवाई है। तो MCQ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन जितने बन सकते हैं मैंने यहाँ पे यूट्यूब पर करवा दिए हैं। तो आप वहाँ से सारे अधिनियम देख लीजिएगा। कल मैंने
आज सुबह ही मैंने खाद्य संरक्षण अधिनियम जो है 2013 वाला वो डाला, जिसको एनएफएस से बोलते हैं। परसों मैंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम डाला था। उसके पहले मैंने महिला उत्पीड़न अधिनियम 2013 डाला था। उसके पहले मैंने पॉक्सो अधिनियम डाला है, घरेलू हिंसा अधिनियम डाला है, बाल विवाह अधिनियम डाला है। ये सारे अधिनियम मैंने एमसीक्यू में करवा दिए हैं, तो सारे लोग उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है? निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति हो गई, अब उसको निषेचित अंड कोशिका को क्या बोला जाएगा? उसको भ्रूण बोला जाएगा। निषेचन हो गया, अब निषेचन होकर जो अंडा है वो कहाँ पहुँच गया है? गर्भाशय में पहुँच गया है। 2 माह का हो गया है, तो 2 माह का क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। और उसके बाद का क्या कहलाएगा? गर्भस्थ शिशु कहलाएगा। 2 माह तक का क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि कितनी है? गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि है 1 पाउंड प्रति सप्ताह। कितना? 1 पाउंड प्रति सप्ताह, मतलब लगभग 500 ग्राम प्रति सप्ताह बढ़ेगा। प्रति सप्ताह कितना बढ़ेगा? लगभग 500 ग्राम बढ़ेगा। अभी आईसीएमआर की 2024 की रिपोर्ट आई है, उसमें बोला है कि 11 किलो वजन बढ़ता है एक महिला का प्रेगनेंसी के दौरान। टोटल प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला का 11 किलो वजन बढ़ता है, ऐसा बताया गया है अभी आईसीएमआर रिपोर्ट में। जबकि आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट में बताया था कि 10 से 12 किलो बढ़ता है, और 11 किलो नेट बताया है आईसीएमआर 2024 में। आईसीएमआर 2020, आईसीएमआर 2024 दोनों की रिपोर्ट मैं आपको करवाऊंगी, दोनों के एमसीक्यू में आपको करवाऊंगी, और ग्रुप में मैं ट्रिक द्वारा करवाऊंगी इन सारे फैक्ट को। एक बार ही अगर जो लोग न्यू हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको हमारा बैच कैसे मिलेगा। हमारे बैच कोई भी एप्लीकेशन पर नहीं है, एप्लीकेशन पर हमारा कोई बैच नहीं है। हम जो तैयारी करा रहे हैं आपकी, टेलीग्राम पर करा रहे हैं और व्हाट्सएप पर करा रहे हैं। ये दोनों ही प्राइवेट ग्रुप हैं। जैसे ही आपका पेमेंट हमारे पास आता है, हम आपको हमारे इसमें आपको 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। जैसे ही आपका पेमेंट हमारे पास आता है, हम आपको हमारे दोनों टेलीग्राम ग्रुप से ऐड कर लेते हैं और 1 व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेते हैं। व्हाट्सएप में प्रैक्टिस कराते हैं। टेलीग्राम 2 टेलीग्राम ऐसे हैं कि एक टेलीग्राम में केवल टेस्ट ही टेस्ट होता है, वो टेस्ट के लिए ही है। जो टारगेट दिया जाता है उसका, जैसे कि आज रात को 10 बजे महिलाओं का जो अनैतिक तस्करी होती है, अनैतिक व्यापार अधिनियम है 1956, उसका टेस्ट है ना। और जो टेलीग्राम होता है वो एक जो हम जीतेंगे बैच टेलीग्राम मिलेगा, उसमें आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। बी सीरीज़ के नाम से हमारे टेलीग्राम पर जो है तैयारी कराई जा रही है, जिसमें B1 B2 B3 के नाम से लगभग 80 पीडीएफ आपको मिलेंगी। B80 आज में जो पीडीएफ दी है वो B81 दी है, और इसके अलावा ये 3000 एमसीक्यू वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। 500 विशेष आवश्यकता वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी। 1040 आपको सीडीपी की एमसीक्यू की मिल जाएगी। इसके अलावा हम अभी 2-4 दिनों में आपको गर्भवती महिला की देखभाल के करीब 500 एमसीक्यू उपलब्ध कराएंगे, प्रसव के करीब 300-400 एमसीक्यू उपलब्ध कराएंगे, पोषण के करीब 1500 से 1600 एमसीक्यू उपलब्ध कराएंगे। ये सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, लगातार आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा जितने भी अधिनियम है, पूरे अधिनियम को मिला के लगभग 1000 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। सारे अधिनियम में हर अधिनियम क्या कहता है, हर अधिनियम की धारा क्या कहती है, ये सारा ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, हर योजना है पूरी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की योजना हो, चाहे महिला बाल विकास की हो, चाहे जनजाति विभाग की हो, चाहे आदिम विभाग की हो, ये सारी विभाग की योजनाओं को हम ट्रिक द्वारा इनकी डेट याद करवाएंगे, जिससे आप भूलो नहीं। इसके अलावा इन योजनाओं की केवल डेट याद नहीं करना, किस योजना में क्या है, इसमें केंद्र और राज्य का परसेंटेज क्या है, ये सारा करवाएंगे। रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, ये सारा कुछ करवाया जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ हमारा टेलीग्राम आपको कैसे मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, ये टेलीग्राम ग्रुप है। जैसे कि ये हमारा जो है ये हमारा जो नाम देखिए, हम जीतेंगे बैच के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है। ये अभी मैंने एक अंडा से का क्वेश्चन करवाया था, जो अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या होता है, इस प्रकार से फैक्ट दिए। ये रीजनिंग के लिए, ये रीजनिंग का है। आज मैंने ये घड़ी वाले सवाल जो है वो ट्रिक द्वारा करवाए थे हमारे ग्रुप में। ये घड़ी वाला सवाल जो है ट्रिक द्वारा करवाया था, इस प्रकार से करवाया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के एमसीक्यू पूरे दिए हुए हैं, जो कल वीडियो में मैंने आपको करवाए थे। कैसे भी एमसीक्यू हैं बता देती हूँ। देखिए ये इस प्रकार से एमसीक्यू दिए जाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से ये एमसीक्यू पूरे दिए जाएंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में आप मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं, इस तरह से ये दिए जाते हैं। इसके अलावा एक बार मैं मीडिया फाइल में जाके बताती हूँ आपको। यहाँ पे कहाँ पे जाके देखो, ये फाइल में जाके आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा।
इसके अलावा ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के नाम से ऐसी 7 बुकलेट मिलेंगी जिसमें आपका पूरा सिलेबस थ्योरी वाइज कवर रहेगा। ये अनैतिक व्यापार अधिनियम V81 है जिसका टेस्ट आज लिया जाएगा। इसके मैंने थ्योरी पूरी करवा दी है, इसका वीडियो लेक्चर करवा दिया। इस प्रकार से हैंड रिटन देख सकते हैं आप। धारा 8 क्या कहती है, इस प्रकार से इजी लैंग्वेज में पूरा हैंड रिटन बना के पूरा टारगेट दिया जाता है। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बना के दिए जाते हैं कि ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी लगे। इस प्रकार से अनैतिक व्यापार अधिनियम है, तो इस प्रकार से सारा दिया जाता है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। ये देखिए जो अनैतिक व्यापार अधिनियम है जो अभी मैंने अभी बताया था, ये उसका वीडियो है। और इस प्रकार से क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, थ्योरी भी दी जाती है। कंप्यूटर की ये शॉर्टकट की है, कंप्यूटर की शॉर्टकट की दी जाएगी। इसके अलावा मैंने बताया था विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के करीब 500 मैराथन एमसीक्यू। ये इस प्रकार से मैराथन एमसीक्यू मिलेंगे आपको 500 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्लस 185 समावेशी वाले। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति के करीब एमसीक्यू मिलेंगे। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये आईसीडीएस के एमसीक्यू है। देखो यहाँ पे 2 सीरीज मिलेंगी आपको, ए सीरीज और एक बी सीरीज। ए सीरीज में जितनी भी यूट्यूब की वीडियो की पीडीएफ है वो यहाँ पे मिल जाएंगी, और बी सीरीज केवल और केवल हमारे इस हम जीतेंगे बैच के लिए। तो ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पाई चार्ट के क्वेश्चन देखो, तर्क शक्ति के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आईसीएमआर का जो रिपोर्ट है ये गणित का, इस प्रकार से ये सारा करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मैग्नीशियम का डाटा है कि मैग्नीशियम का डाटा किस प्रकार दिया जाएगा। ये स्वास्थ्य का है, ये पूरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मैंने आपको बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 मैराथन एमसीक्यू दिए गए हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसके अलावा सीडीपी के भी, और आज जो है ये जो 3000 एमसीक्यू करा रही हूँ ये भी यहीं पर दिए जाएंगे। हमारे हम जीतेंगे बैच में ये 298 फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और लेकिन अभी मैं ये बोलूँगी कि अभी जो मैं टारगेट दे रही हूँ, जैसे आज का जो हमारा टारगेट है वो अनैतिक व्यापार अधिनियम है, तो वहीं से आप स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आज मैंने क्या दिया है, ये अनैतिक व्यापार अधिनियम दिया है 1956 B81। अभी 10 बजे इसका टेस्ट है, तो अभी केवल इसको तैयार कीजिए और फिर जो जो मैं कराती जा रही हूँ वो करते जाइए। मैं सारा सिलेबस आपका जनवरी में कंप्लीट करा दूंगी। तो गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में कितनी है, 1 पाउंड प्रति सप्ताह या लगभग 500 ग्राम प्रति सप्ताह बढ़ता है। यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और जिससे मस्तिष्क का विकास कम होता है। इसको हम बोलते हैं कीटोसिस। क्या हो जाता है, इसको कीटोसिस हो जाता है। गर्भवती महिला को लगभग 600 कैलोरी प्रतिदिन एक्स्ट्रा आवश्यक होती है सामान्य व्यक्ति से। एक सामान्य व्यक्ति को जो कैलोरी आवश्यक होती है एक महिला को, उससे 600 कैलोरी आवश्यक होती है गर्भवती महिला को। कीटोसिस क्या होता है, कीटोसिस एक चयापचय अवस्था होती है जिसमें शरीर जो होता है ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की जगह बसा को जलाने लगता है। अब जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो क्या जलाएगा, बसा को जलाएगा। ये आजकल कीटोसिस प्रक्रिया दुबलेपन को मतलब दुबलापन लाने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए ये की जाती है। तो ये सारी इसके अलावा ये मधुमेह का भी एक रूप होता है जो रक्त में कीटोन के उच्च स्तर को जन्म दे सकता है। स्तनपान के 6 से 7 सप्ताह पहले, और जो महिला गर्भवती होती है अगर उसको पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं मिले तो ये कीटोसिस प्रक्रिया होने लगती है, जिससे वसा जो होती है वो घटने लगती है, जिसके कारण ऊर्जा की कमी होती है। ऊर्जा की कमी होगी तो मस्तिष्क में ऊर्जा नहीं पहुंचेगी तो बच्चे को क्या हो जाएगा, कीटोसिस रोग हो जाता है। जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया गया है, जब 5.5 देखो 9 पाउंड एक आदर्श वजन होता है। अगर 5.5 पाउंड से कम वजन होता है, 5.5 पॉइंट से या 2.5 किलो से कम वजन होता है, या तो 5.5 पॉइंट हो या कितना हो 2.5 पॉइंट हो, 2.5 किलो हो, तो अगर इससे कम वजन होता है तो वो जो बच्चा होता है वो कम भार के रूप में परिभाषित होता है। जबकि 9 पाउंड या 3.5 किलो का जो बच्चा होता है वो एक अच्छा आदर्श वजन का बच्चा कहलाता है। गर्भावस्था में जिंक की कमी किसका कारण बन सकती है, जन्म के समय कम भार का, डीएनए आरएनए संश्लेषण में क्षीणता का, दोनों का। तो ये दोनों का कारण बन सकती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे पहले सारे लोग जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि गर्भावस्था जो होती है उसमें जिंक की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। गर्भावस्था में जिंक की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, सारे लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गर्भावस्था में कितनी मात्रा में जिंक की आवश्यकता होती है।
ये सारे लोग मुझे कमेंट कर। बाकी मैं जिंक का जो ICMR अभी पार्ट 4 लेके आऊँगी 1-2 दिन में, तो उसमें जिंक की सारे अवस्थाओं की मात्रा करवा दूंगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि गर्भवती को जिंक की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास को क्षति पहुंचाती हैं। इनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव किस चरण में होता है? जब भ्रूण अवस्था होती है। जब भ्रूण अवस्था होती है, शुरू के जब 2 माह होते हैं, वो जो अवस्था होती है या पहली तिमाही होती है, वो पर्यावरणीय स्थितियाँ उस समय सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालती हैं। मतलब भ्रूण अवस्था में सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय स्थिति जो होती है प्रभाव डालती है। अगला है, कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? OPV जिसको हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, रूबेला, टिटनेस, ये इनमें से कौन सी है? देखो, टिटनेस तो दिया ही जाता है, इन्फ्लुएंजा सर्दी के लिए दिया था, और रूबेला वैक्सीन जो होती है गर्भावस्था में निषिद्ध की जाती है। कौन सी? रूबेला। फिर भी अगर महिला को अगर रूबेला वायरस से प्रभावित है तो दे दी जाती है, लेकिन इसको पूरी तरह से निषिद्ध किया जाता है। और OPV तो ओरल पोलियो वैक्सीन है जो कि बच्चे को दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन किसको दी जाती है? बच्चे को दी जाती है। इसकी ओरल पोलियो वैक्सीन की जो खोज की थी वो साल्क ने की थी। कौन ने की? किसने की थी? साल्क ने की थी ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज। यहाँ क्या पूछ रहे हैं? कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? इसके अलावा चिकन पॉक्स की वैक्सीन, बेरीसेला वैक्सीन, कंठ खसरा कंठमाला में MMR की वैक्सीन, इन वैक्सीन को गर्भावस्था में निषिद्ध किया जाता है, मना किया जाता है देने के लिए। गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होता है? अगर गर्भावस्था में अगर कम प्रोटीन का आहार लोगे तो क्या हो जाएगा? पोषण संबंधी एडिमा हो जाएगा। तो गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार का क्या कारण होता है? देखो, एडिमा का मतलब क्या होता है कि अंदर पानी भर जाना। अगर कम प्रोटीन वाला आहार लोगे तो एडिमा जरूर होगा। एडिमा को क्वासिओरकर से संबंधित माना जाता है। क्वासिओरकर का मतलब क्या होता है? प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। रक्ताल्पता मतलब क्या होता है? आयरन की जब कमी होती है तो उसको रक्ताल्पता कहलाता है। और स्तनपान के दौरान दुग्ध स्राव का प्रभावित होना, ये सारे ही कारण। अगर प्रोटीन कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में भी प्रोटीन का ही योगदान होता है। तो पोषण संबंधी एनीमिया हो, एडिमा हो, रक्ताल्पता हो, स्तनपान के दौरान दुग्ध स्राव का प्रभावित होना हो, ये सारे ही जो कारण हैं गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार का कारण बन सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि जो होती है वो कब होती है? अधिकांश वृद्धि देखो, तीसरी तिमाही में तो ज़्यादा होती है, लेकिन पहली और दूसरी तिमाही में मिलकर सर्वाधिक वृद्धि होती है। दोनों में आंसर आ जाएगा। अगला है, वह चिकित्सक जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल करने में विशेषज्ञ होता है वो कौन सा कहलाता है? उसको हम बोलते हैं प्रसूति विज्ञानी। प्रसूति विज्ञानी कहलाता है। ICDS के 1 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को हर डैश पर विटामिन A की खुराक घोल की 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट मुख्य द्वारा दी जाती है। हर 6 माह के अंदर दी जाती है। हर 6 माह के अंदर। सबसे पहली वैक्सीन विटामिन A की कब दी जाती है? 9 महीने में। जब बच्चा 9 महीने का होता है तब खसरे की वैक्सीन के साथ पहली वैक्सीन दी जाती है, और उसके बाद हर 6 माह में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो होती है मुख्य द्वारा दी जाती है। डैश का अर्थ है निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरे हो जाने तक लगने वाला समय, उसको बोलते हैं हम जननिक अवस्था। निषेचन से लेकर गर्भावस्था में जो रोपण की प्रक्रिया होती है उसको हम कौन सी अवस्था बोलते हैं? उसको हम जननिक अवस्था बोलते हैं। निषेचन से लेकर जब जो होता है अंडाणु शुक्राणु मिलता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट मोरुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ट्रोपोब्लास्ट बनता है, फिर वो फैलोपियन नलिका में जाता है, भ्रूण बन जाता है। ये सारी प्रक्रिया जननिक अवस्था कहलाती है। अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चे को क्या बोलते हैं? वृद्धिरुद्ध। अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले। सामान्यतः नवजात की बच्चे की लंबाई कितनी होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर एक अच्छी लंबाई होती है। अगर इससे कम लंबाई वाला बच्चा होता है उसको हम स्टंटिंग भी बोलते हैं। स्टंटिंग भी बोलते हैं। कम लंबाई के बच्चे को स्टंटिंग बोलते हैं। और कम जो ऊंचाई वाला बच्चा होता है, जिसका वजन कम होता है उसको बेस्टिंग बोलते हैं। जिसकी जो होता है लंबाई कम होती है उसको स्टंटिंग बोलते हैं, मतलब बौनेपन को स्टंटिंग बोलते हैं, और कम वजन को बेस्टिंग बोलते हैं। ये कुपोषण मैंने एक करवाया था टॉपिक आप लोगों को। कुपोषण में मैंने वाटरलू वर्गीकरण, गोमेज वर्गीकरण,
क्वासियोरकर, मरासमस, ये सारे फैक्ट करवाए हैं और बहुत अच्छी लैंग्वेज में करवाए हैं। मतलब आपको एक वीडियो में एक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो वो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारी वीडियो पिन की हुई हैं, जो मेन मेन वीडियो हैं, उनको एक बारी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर का ऊष्मागत तेजी से, अब बच्चे को जैसे ही बाहर लाते हैं ना, तो वो एकदम से अंदर से आता है, तो उसके अंदर की जो ऊष्मा है ना, वो बाहर निकलती है बहुत तेजी से। तो इसलिए जन्म के समय कक्ष को कितने तापमान पर रखना आवश्यक है? इसलिए जन्म के समय तापमान को, जो कक्ष को कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस पर रखना आवश्यक होता है। जन्म के समय नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को कितने डिग्री पर रखना आवश्यक है? कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस पर रखना आवश्यक होता है जन्म कक्ष को, याद रखिएगा। वृद्धि रोग स्टंटिंग को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अभी मैंने बताया, आयु की दृष्टि से अगर लंबाई कम होती है तो उसको स्टंटिंग कहा जाता है, जबकि आयु की दृष्टि से अगर भार कम होता है तो उसको क्या कहा जाता है? बेस्टिंग कहा जाता है। बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में संक्रमण की अवधि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किशोर वय। अगर बाल्यावस्था से वयस्क में जा रहे हो तो मतलब वयस्क की तरफ गमन, तो किशोर वय बोलेंगे इसको। गर्भावस्था के दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिक हार्मोन का स्नावन कहाँ से होता है? अभी मैंने ऊपर बताया था, प्लेसेंटा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा एचसीजी का भी करता है, एचपीजी का भी करता है, एस्ट्रोजन का भी करता है और प्रोजेस्टेरोन का भी करता है। ये चारों हार्मोन को प्लेसेंटा सीक्रेट करता है। प्लेसेंटा के करीब 50 एमसीक्यू मैंने करवाए हैं अभी 4-5 दिन पहले, और उसमें और परसों मैंने एमनियोटिक द्रव के करवाए हैं, प्लेसेंटा के भी करवाए, एमनियोटिक द्रव के भी करवाए। उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर अभी भी नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए दोनों को, बहुत ही शानदार प्रश्न है वहाँ पर, और उससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैंने सारी चीज़, प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, उसकी हाइट कितनी होती है, उसका व्यास क्या होता है ना, उसको सूचकांक क्या होता है, वो क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करता है, वो क्या योगदान देता है, सारी चीज़। ऐसे एमनियोटिक द्रव का मैंने करवाया, ऑलिगो एमनियोटिक द्रव क्या होता है, और पॉली जो एमनियोसाइडिक होता है वो क्या होता है, ये सारा मैंने करवाया है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो प्लेसेंटा द्वारा एचसीजी हार्मोन निकलता है। अगला है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र से प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? गर्भावस्था की विषाक्तता कहलाता है। गर्भावस्था के दौरान महिला को आयरन एसिड की आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। कितनी टैबलेट दी जाती हैं? 100 टैबलेट दी जाती हैं। गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह क्या कहलाता है? जेस्टेशनल मधुमेह कहलाता है। गर्भावस्था में जो मधुमेह होता है उसको कौन सा मधुमेह बोलते हैं? उसको जेस्टेशनल मधुमेह बोलते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान हो जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे हम जीतेंगे बैच की पूरी डिटेल है। क्या क्या मिलेगा ट्रिक द्वारा, सारे टॉपिक वाइज ई बुक, 1000 सीडी पे एमसीक्यू, आईसीएमआर एमसीक्यू, पूरी योजनाएं जितनी हैं उनके भी पूरा डिटेल में पढ़ा के उनके भी एमसीक्यू करवाऊंगी। देखिए, अभी बिल्कुल जिन्होंने स्टार्टिंग नहीं की है या जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, दोनों के लिए हमारा कोर्स फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम दोनों ही लेवल में करवा रहे हैं। जिनकी है तैयारी वो प्रैक्टिस कीजिए, जिनकी नहीं है वो पढ़िए। आपको जुड़ के बहुत अच्छा लगेगा, एकदम मोटिवेशन मिलेगा। जब आप टेस्ट देंगे, आप ये सोच के देंगे कि यार हमें तो सब कुछ आता है तो कुछ नहीं होगा। आप ये सोचिए हमको कुछ नहीं आता, हमको टेस्ट देना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, पोस्ट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। 799 का केवल पैकेज है। 7 साल में वैकेंसी आ रही है। 799 इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। फिर भी अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्या है पैसों की, तो फिर भी मुझसे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। जितना भी मुझसे डिस्काउंट मेरे हैंड से हो पाता है मैं उसको कर दूंगी। कठिन डेट और डाटा ट्रिक द्वारा याद होता है। सुपरवाइजर, प्रश्न बैंक, गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, पोषण, टीकाकरण, शिक्षा अधिनियम, ये सारा टॉपिक हम कवर करा रहे हैं। सारे अधिनियम को धाराओं द्वारा ट्रिक कवर करा रहे हैं। इसमें आपको 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। देखिए, जैसे अभी अपन फॉलिक अम्ल की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम आईसीएमआर रिपोर्ट करा रहे हैं। जैसे कि सामान्य पुरुष को कितना फॉलिक अम्ल चाहिए है? 300 माइक्रोग्राम चाहिए है। सामान्य महिला को 220, गर्भवती महिला को 570 और धात्री महिला को 330। तो इस प्रकार से हम सारा जो है विटामिन वगैरह जिनकी मात्रा कितनी किसको चाहिए, ये सारा भी कवर करा रहे हैं। बहुत देखिए कितनी सरल लैंग्वेज में, तो जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती शिशु को गर्भवती माता से खालिस्तान के माध्यम से पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन मिलते हैं। प्लेसेंटा के माध्यम से मिलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ भी इन्हीं के माध्यम से निकलते हैं। गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार जो वृद्धि है वो कितनी बताई गई है? 11 से 13 किलो भार वृद्धि बताई है।
गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम लेने से क्या हो सकता है? तंत्रिका नाल दोष, तंत्रिका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, ये हो सकता है। अगला है प्रातःकालीन मॉर्निंग सिकनेस, गर्भनाश की गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको ओबकाई बोलते हैं। भारत में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की जगह से आपका जो विकास वाला टॉपिक है प्रबंधन में, वो नीति आयोग वहाँ भी पूछा जा सकता है। और वो जो पंचवर्षीय योजना का जो विकास वाला टॉपिक है उसके मैं 91 MCQ दूंगी। उसके बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, केवल वही पढ़ना है, उसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। नीति आयोग ने 2019 की जो स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की थी उसका शीर्षक क्या था? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। नीति आयोग ने कितने पैमाने के आधार पर ये सूचकांक रिपोर्ट जारी की थी 2019 वाली? ये इन्होंने 23 पैमाने पे की थी। कितनी? 23 पैमाने पर इन्होंने की थी। नीति आयोग द्वारा जारी जो स्वास्थ्य रिपोर्ट होती है इसको किससे मिलकर तैयार किया जाता है? इसको विश्व बैंक और परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, इन दोनों के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। किसके साथ? विश्व बैंक और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किन श्रेणी में रखा गया है? बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित, ये चारों श्रेणी में रखा गया है। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट प्रदर्शन के आधार पर कौन से राज्य द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं? प्रथम स्थान पर तो केरल है, पहले पे केरल आ जाएगा, दूसरे पे पंजाब है और तीसरे पे तमिलनाडु है। ये नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य की रिपोर्ट है। और जबकि जिन्होंने वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में जिन्होंने वार्षिक वृद्धि बहुत अच्छी की है उसमें कौन है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। छोटे राज्यों में अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें पहले स्थान पर, तो छोटे राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पर है। छोटे राज्यों में कौन है? मिजोरम पहले स्थान पर है। वार्षिक वृद्धि के मामले में देखें तो गोवा और मणिपुर दोनों पहले स्थान पर है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके 500 इसके टोटल ये 3000 MCQ हैं। इसको पार्ट में ही कराना पड़ेगा, एक साथ नहीं करवा सकती हूँ मैं। और जिसको भी ये लेना हो तो वो आज ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। आज 9-10 बजे मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ, PDF इसकी अपलोड कर दूँगी। बाकी जो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा हम जीतेंगे में। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, डिस्काउंट चाहते हैं, तो वो भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके अलावा जो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं वो वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो में भी मैं सारी तैयारी करवा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।